हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है हाउस होल्ड सर्किट्स, अब उसका सेलिना सोल्यूशन देखने वाले हैं। यानी सेलिना में जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। जैसे कि हमारी पूरी सीरीज चल रही है सेलिना सीरीज, सेमेस्टर 2 में जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं फिजिक्स में उन सब का सेलिना सोल्यूशन हम लोग वन बाय वन शॉट में देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग कैलोरीमेट्री, साउंड और आपका रेडियो एक्टिविटी और अभी हमने रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी को कवर किया है। अब उसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर है आपका हाउस होल्ड सर्किट्स, तो उसको भी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 9A एक्सरसाइज जो है आपकी, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एट व्हाट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन। देखिए पावर जनरेटिंग स्टेशन पे हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। तो आप सबने पढ़ा है इसका आंसर कि 11 किलो वोल्ट पर हम लोग जनरेट करते हैं ना, और ऑल्टरनेटिंग करंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, और वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में हम लोग यूज करते हैं। तो ये दो आंसर हो गए इसके। ठीक है कि इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट की जा रही है वो 11 किलो वोल्ट पर जनरेट की जा रही है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस और आते हैं दिमाग में कि भाई 11 किलो वोल्ट ही क्यों, 11 किलो वोल्ट से ज़्यादा क्यों नहीं या इससे कम क्यों नहीं, क्यों हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज सेट करके चल रहे हैं। तो 11 किलो वोल्ट से ज़्यादा तो इसलिए नहीं क्योंकि इंसुलेशन पे असर पड़ता है, यानी वायर जो इंसुलेटेड हैं उनके इंसुलेशन खत्म होने का खतरा होता है अगर आप इससे भी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हैं। और अगर आप वोल्टेज को इससे कम करेंगे तो फिर करंट के बढ़ने का खतरा है। अगर करंट बढ़ जाएगी ज्यादा तो फिर वहां पे हीटिंग इफेक्ट, जूल हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ओम्स लॉ आपने पढ़ा है और ओम्स लॉ तो कहता है कि वोल्टेज आप कम करेंगे तो करंट कम होनी चाहिए, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे ये ऐसा कैसे हो रहा है कि हम वोल्टेज को इसलिए कम नहीं कर रहे हैं कि करंट बढ़ जाएगी। तो ये कैसा उल्टा रिलेशन है। तो यहाँ पे रिलेशन हमें पावर के टर्म्स में समझना होगा। चलिए देखते हैं कि ये आखिर कैसे हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो वो हमारी करंट को बढ़ा रहा है। ठीक है, देखिए पावर आपको सेम रखनी पड़ती है। ठीक है, जितना पावर इनपुट है उतना ही पावर आउटपुट होना चाहिए। तो जैसे P = VI है। अब मान लीजिए पावर अगर आपकी 500 वॉट है सपोज करिए, तो 500 वॉट कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज होने वाली है। अब आप कैसे, अब इधर अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो एक तरीका तो ये है कि वोल्टेज को आप 500 लाने का तरीका ये है कि आप वोल्टेज को 500 कर दीजिए और करंट को हम 1 कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 500 आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा तरीका क्या है कि आप वोल्टेज को 1 कर दीजिए और करंट को 500 कर दीजिए, तब भी आपका 500 वॉट आ रहा है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अगर आप P को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, अगर P कांस्टेंट हो जाए तो आपका जो V × I है ये कांस्टेंट के बराबर हो जाता है ना। अब VI कांस्टेंट के बराबर हो गया तो इसका मतलब इन दोनों में जो रिलेशन बन के आ रहा है आपके सामने वो हो जाएगा इनवर्स रिलेशन, यानी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम हो जाएगा। तो ये इस रिलेशन के तहत हम लोग ये बात कहते हैं कि अगर V बढ़ाएंगे तो I कम हो जाएगा आपका। तो V को इसलिए हम बहुत कम नहीं कर सकते क्योंकि I बढ़ जाएगा, और I बढ़ जाएगा तो आप सब जानते हैं कि H = I² RT होता है। ठीक है, तो आपका जो करंट है अब वो ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 11 किलो वोल्ट से नीचे नहीं ले जाते हैं और 11 किलो वोल्ट के ऊपर नहीं ले जाते हैं क्योंकि इंसुलेशन पे खतरा है। अच्छा, एक रीजन और यहाँ से अब आपको समझ में आएगा कि हम जो हमारे यहाँ लाइन का ट्रांसफर होता है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन के थ्रू ट्रांसफर की जाती है उसको फिर हम ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज क्यों करते हैं, क्यों उसको हाई वोल्टेजेस पे ट्रांसफर किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि 11 किलो वोल्ट से फिर उसको स्टेप अप करके 132 वोल्ट तक, किलो वोल्ट तक ले जाया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हुए। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है कि हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉइंट होते हैं वो आपके आबादी से बाहर होते हैं। ठीक है, तो उनको वहां से फिर आपके जो मेन हैबिटेट है वहां तक लाने के लिए, पॉपुलेशन तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसमिट करना पड़ता है और ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज्यादा होता है। ट्रांसमिशन लॉस से बचने के लिए हम फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो वोल्टेज बढ़ा देगा। अब देखिए यहाँ पे पावर वाले
फॉर्मूले से देखिए, पावर कांस्टेंट है आपके पास, जितना आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया उसका पावर तो कांस्टेंट रहेगा, उतना ही बदलेगा। अब उसमें आप क्या करते हैं, अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो उसमें वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ा तो इनवर्स रिलेशन की वजह से करंट कम हो जाएगा। अब करंट अगर कम रहेगा, जितना कम रहेगा तो ट्रांसमिशन लॉस भी उतना कम होगा। तो इसलिए हम लोग हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना प्रेफर करते हैं, इसीलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। अब जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक उसको ट्रांसफर करके ले आते हैं और वहां पे फिर अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो वहां पे फिर हम वोल्टेज को कम करते हैं, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज की वहां पे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एट व्हाट वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द जनरेशन स्टेशन ट्रांसमिटेड, गिव रीजन टू योर आंसर। अभी बताया हमने आपको 11 किलो वोल्ट पे हम उसको जनरेट करते हैं और जनरेशन के बाद वोल्टेज को कम ज़्यादा भी किया जाता है। ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कहाँ कितना दूर पहुंचाना है। तो पूछ ये रहा है कि एट व्हाट वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन ट्रांसमिटेड, वो तो 11 किलो वोल्ट पर होती है जब हम जनरेट करते हैं उसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं उनसे जो ट्रांसफर होती है वो 11 किलो वोल्ट पर होती है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ करंट, वो एसी करंट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The voltage of power generated at the generating stations is first step up before its transmission. रीजन वही रीजन है कि हम स्टेप अप इसलिए करते हैं ताकि वोल्टेज बढ़ जाए तो करंट कम हो जाए, तो करंट कम हो जाएगा तो ट्रांसमिशन लॉस से बच सकते हैं हम, जो भी हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे उसको लिखा गया है। अब आप आंसर राइटिंग पे खास ध्यान आपको देना है, तो आपको ये जो नोट्स हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दिए जाएंगे, वहाँ पे आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि कैसे लिखी गई आंसर राइटिंग। इसको देखकर एक सैंपल आंसर आप भी बनाना सीखिए। ठीक है, समझ में तो आपको आगे कि क्यों हम स्टेप अप करते हैं। ठीक है, उसका रीजन कि हम ट्रांसमिशन लॉस से बचना चाहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद द एड ऑफ अ सिंपल डायग्राम द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू योर हाउस। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल आए लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 11 किलो वोल्ट पर हमने जनरेट किया। ठीक है, उसके बाद ग्रिड सब स्टेशन पर लाकर हम इसको स्टेप अप करते हैं, यानी जनरेटिंग स्टेशन से ग्रिड सब स्टेशन तक पूछ सकता है कितने किलो वोल्ट से आप सप्लाई करते हैं, कितने वोल्टेज पर, तो वो होता है 11 किलो वोल्ट ही। जनरेटिंग जब जनरेशन हो रही होती है उस टाइम पे जो आपका वोल्टेज होता है उसी से हम ग्रिड सब स्टेशन तक ले आते हैं, वहां पे लाके स्टेप अप करते हैं और 132 किलो वोल्ट तक स्टेप अप करते हुए हम उसको रास्ते में कब तक रखते हैं, उतना मेन सब स्टेशन तक जब तक नहीं ले आते हैं। ठीक है, यानी सिटी में एंटर होने से पहले पहले एक मेन सब स्टेशन होगा, वहां पे 33 किलो वोल्ट तक स्टेप डाउन किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको इस रेंज में वोल्टेज चाहिए होता है। ठीक है, उनका काफी ज्यादा यूजेज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स चलानी है उनको, तो वो फिर उनको वहां से हम ट्रांसमिट कर देते हैं। उसके बाद फिर एक और सब स्टेशन होता है जहां पे छोटी इंडस्ट्रीज को उससे कम वोल्टेज पे चाहिए होता है, तो हम फिर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हुए 11 किलो वोल्ट तक उसको स्टेप डाउन करते हैं और फिर कुछ उन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वहां भेज देते हैं। उसके बाद फाइनली सिटी में ले आते हैं, सिटी सब स्टेशन पर उसको फिर हम हाउस होल्ड में भेजने के लिए 220 वोल्ट तक हम उसको स्टेप डाउन करते हैं और फिर हम कंज्यूमर यानी जो बाकी हाउस होल्ड्स हैं वहां पे भेज देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है जो भी हमने आपको बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। At what voltage and frequency is the AC supplied to our house? 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी वही रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिवाइस यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज एट द जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, इंक्रीज कौन करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज द वोल्टेज, डिक्रीज करेगा स्टेप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नेम द 3 कनेक्टिंग वायर्स यूज्ड इन अ हाउस होल्ड सर्किट। ठीक है, 3 कनेक्टिंग वायर कौन कौन से होते हैं हम सब जानते हैं। लाइव वायर यूज होता है हमारा, न्यूट्रल वायर यूज होता है और अर्थिंग वायर यूज होता है। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच 2 वायर्स मेंशन्ड इन द पार्ट ए आर एट द सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल पे कौन रहते हैं, न्यूट्रल और अर्थिंग, ये दोनों सेम यानी 0 पोटेंशियल पे रहते हैं। ठीक है, और आपका जो लाइव वायर है वो 220 पोटेंशियल पे रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, अब लाइव से न्यूट्रल की तरफ आपका जो करंट है वो फ्लो करेगा। इन विच ऑफ द वायर स्टेटेड इन पार्ट द स्विच इज कनेक्टेड। स्विच हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, स्विच आपका हमेशा किसमें कनेक्ट होता है, लाइव वायर में कनेक्ट होता है।
ठीक है। तो ये आपका लाइव वायर है और रेड से ही हम कलर कोडिंग भी करते हैं, अभी हम आगे इस पे भी क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पोल फ्यूज, राइट डाउन इट्स करंट रेटिंग। अब देखिए फ्यूज, पोल फ्यूज क्या होता है। देखिए आप बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम द पोल टू द मीटर इन द हाउस, ठीक है, एक कंपनी फ्यूज भी इसको बोलते हैं, पोल फ्यूज बोलते हैं, कंपनी फ्यूज भी बोलते हैं। ये फ्यूज कहां पे लगाया जाता है, पोल्स पे लगाया जाता है, जब वहां से आपके घर तक लाइन लाई जा रही होती है, यानी आपके मीटर तक घर वाले, तो वहां पे एक हम हाई रेटिंग का फ्यूज यूज करते हैं, इसी को कंपनी फ्यूज भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो ये जो फ्यूज होता है ये 50 एम्पियर की रेटिंग का होता है, यानी जब करंट 50 एम्पियर से भी ज्यादा क्रॉस कर जाएगी तब ये फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ हाउस सर्कुलेटिंग किलोवाट आवर मीटर, ठीक है। क्या फंक्शन होता है किलोवाट आवर मीटर, जो हमारा सबसे बाहर घर में जो मीटर लगा होता है वो ये बताता है कि आपने कितने यूनिट्स बिजली खर्च की है, कितने किलोवाट आवर बिजली खर्च की है। 1 किलोवाट आवर ही 1 यूनिट के बराबर होता है। मेन फ्यूज वही जो आपका बिल्कुल आपके मीटर के पास लगा होता है, और मेन स्विच, ठीक है, तीनों का। देखिए कंपनी फ्यूज जो है, यानी जो पोल फ्यूज की बात हम कर रहे थे, उसके बाद आपके पास जो मीटर के पास आपका फ्यूज लगा होता है उसको हम मेन फ्यूज बोलते हैं। मेन फ्यूज सिर्फ और सिर्फ लाइव वायर में कनेक्टेड होता है, ठीक है। जो मेन फ्यूज होता है वो लाइव वायर में कनेक्टेड होता है। इन केस अगर बहुत ज्यादा हाई करंट आ जाती है तो वो बर्न कर जाएगा, ठीक है, कनेक्शंस कट हो जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट पूछ रहा था मेन स्विच आपका लाइव और न्यूट्रल दोनों वायर से कनेक्टेड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेन स्विच आपका बिल्कुल जनरली घर के बाहर लगा होता है, नहीं जब कभी भी आप कहीं पे वेकेशंस पे जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो तभी आप उस मेन स्विच को ऑफ करते हैं, ठीक है। तो मेन स्विच जो है सारे कनेक्शन लाइव न्यूट्रल किसी भी तरह का कोई करंट आपके घर में नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो तब उससे कट करने के लिए होता है। वरना जनरली हमारे घर में जो स्विचेस वगैरह होते हैं, इवन फ्यूज वगैरह भी होते हैं, वो सब घर के अंदर वाले जो फ्यूज होते हैं वो सब लाइव वायर में ही कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ मेन स्विच ही ऐसा स्विच है जो लाइव और न्यूट्रल दोनों को कट करता है, अदरवाइज स्विचेस और फ्यूज सिर्फ लाइव वायर को कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट यूनिट डज द इलेक्ट्रिक मीटर इन अ हाउस मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट। देखिए क्या यूनिट है आपको पता है, किलोवाट आवर में मेजर करता है, और एसआई यूनिट भी पूछ रहे हैं तो देख लेते हैं इसको। किलोवाट आवर है और किलोवाट आवर है, एसआई यूनिट आपको पता है कि हम फिर जूल में मेजर करेंगे, तो जूल का इसका रिलेशन 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। इसको हम लोग लास्ट चैप्टर में भी अच्छे से देख भी चुके हैं, इसको मैं फिर से ड्राइव भी करा देता हूँ। 1 किलोवाट एसआई यूनिट नहीं है, वॉट की आपकी एसआई यूनिट वॉट है, तो उसको आप 1000 बना लेंगे। और आवर को आप आवर एसआई यूनिट नहीं है, टाइम की क्या है, सेकंड है, तो सेकंड के लिए 3600। तो यहाँ से ये आप आराम से ये वाला जो रिलेशन है उसको ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द मेन फ्यूज कनेक्टेड इन अ हाउस सर्किट। देखिए अभी हमने बताया था मेन फ्यूज कहाँ कनेक्टेड होगा। मेन फ्यूज आपका सीरीज में कनेक्ट होता है लाइव वायर में सिर्फ, ठीक है, मेन स्विच से जस्ट पहले, यानी आपके घर में जो मेन स्विच लगा है जो कि लाइव और न्यूट्रल दोनों को कट कर देता है, उससे जस्ट पहले आपके मीटर के बाद कनेक्ट होगा कौन सा आपका मेन फ्यूज, और वो सिर्फ लाइव वायर में सीरीज में लगा होता है। स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ यूजिंग द मेन स्विच इन द हाउस वायरिंग, ठीक है। एक एडवांटेज बताइए मेन स्विच यूज करने का। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो मेन स्विच एक तरह का डबल पोल स्विच होता है। डबल पोल स्विच का मतलब क्या है कि जिसमें न्यूट्रल, जब उसको आप कट करेंगे तो न्यूट्रल और जो लाइव दोनों तरह के वायर को, कनेक्शंस को ब्रेक कर देगा आपके यहाँ के, ठीक है। तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किसी तरह का कोई फॉल्ट होता है या कोई दिक्कत होती है तो वो वहां पे आपकी आग लगने से बच सकती है, या वो नुकसान होने से बच जाएगा आपका। कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है कभी, तो बिल्कुल कोई भी करंट आपके अप्लायंस तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है, अगर आपने मेन स्विच बंद कर दिया है। या मेन स्विच बंद ही तब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कोई अप्लायंस आपका गड़बड़ कर गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं पे किसी अप्लायंस में कुछ डैमेज हो गया, तो अब आप मेन स्विच अगर आप गिरा देते हैं तो फिर वो न्यूट्रल वायर के थ्रू भी करंट आपके घर में आना बंद हो चुकी है, यानी बिल्कुल करंट नहीं आ रही है, तो अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। अब उसको आसानी से अच्छे से आप रिपेयर करा लीजिए, देख लीजिए कहाँ फॉल्ट हुआ है, उसके बाद आप मेन स्विच खोलिए, ठीक है। तो मेन स्विच इंश्योर कर देता है कि किसी भी वायर के थ्रू आपके घर में करंट नहीं जा रही है, ठीक। जबकि फ्यूज में क्या करेगा, फ्यूज अगर उड़ भी गया तो उसके बाद भी ये रहता है कि न्यूट्रल वायर के थ्रू अगर थोड़ा बहुत भी अगर न्यूट्रल मतलब करंट जा रहा है, किसी तरह से वापस आ रहा है, अभी आपने कहते हुए सुना होगा, इलेक्ट्रिशियंस कहते हैं न्यूट्रल वायर से करंट वापस आ रहा है, न्यूट्रल में अर्थ आ रहा है, उसके बाद भी न्यूट्रल से अर्थिंग लगती रहती, मतलब उसमें शॉक लग जाता है। तो वो सारे इस तरह की पॉसिबिलिटीज को नलीफाई करने के लिए हम मेन स्विच को ऑफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है,
हाँ देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू एक्सप्लेन रिंग सिस्टम ऑफ हाउस वायरिंग स्टेट टू एडवांटेज ऑफ इट। देखिए रिंग सिस्टम को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देखिए इसको ध्यान से आप लोग कि रिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हमें मेन जो बाहर से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर आए हुए हैं, हम अपने कमरे में क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के 3 तरह के वायर पूरे कमरे में ऐसे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 तरह के वायर आपके कमरे में पड़े हुए हैं। एक तो मेन हो गया ये लाइव वायर, ये वाला देखिए जो रेड से हमने बनाया है, ठीक है। और उसके बाद 2 वायर और आपको दिख रहे हैं, तो ये देखिए जो ग्रीन से बना हुआ है ये आपका न्यूट्रल यानी अर्थ हो गया, और उसके बाद ये देखिए जो ब्लैक से बना हुआ है ये आपका हो गया क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल वायर। तो देखिए एक ब्लैक वाला वायर आपके कमरे की चारों दीवारों को कवर कर रहा है ना, और एक ग्रीन कलर का जो वायर है वो भी आपके कमरे की चारों दीवारों को कवर कर रहा है, यानी आपने कमरे में चारों दीवारों में इस तरह के वायर्स डलवा दिए। अब उससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए किसी भी वॉल के ऊपर आपको कोई सॉकेट चाहिए, ठीक है, कोई लैंप चाहिए, कुछ कोई मतलब कहीं पे भी कोई आपको पॉइंट चाहिए, तो वो पॉइंट के लिए आपको बाहर से अलग से वायर लाने की जरूरत नहीं है कि आप अलग से एक न्यूट्रल वायर लेकर आ रहे हैं, एक अर्थ वायर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, लाइव वायर लेकर आ रहे हैं, नहीं। अब हर एक वॉल पे 3 पाइप पड़े हुए हैं, वहीं से आप क्या करेंगे, एक लाइव वायर निकालेंगे, न्यूट्रल निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, एक सॉकेट बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिंग सिस्टम। एक रिंग की तरह आपके घर में ये वायर लगा दिए जाते हैं, तो ये होता है रिंग सिस्टम। एडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये एक तो कॉस्ट ऑफ वायरिंग बच जाएगी यहाँ से आपको, दूसरा ये पैरेलल सिस्टम है अपने आप में कि एक कुछ खराब भी हुआ, मान लीजिए कोई अप्लायंसेस आपने यहाँ पे लगाया है, ये खराब हो गया, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि बाकी सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे, वो अपना चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। एक तो एक एडवांटेज ये भी है इसका, सबसे पूछा भी जाता है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप जैसे जो करंट है वो उसको 2 रास्ते मिल रहे हैं जाने के लिए। सपोज करिए ये लैंप आपको जलाना है, तो यहाँ से जो लाइव वायर आ रहा है, इस वायर में करंट मान लीजिए आपके लैंप को चाहिए 1 एम्पियर की करंट चाहिए, ठीक है। एक फायदा ये भी रहता है कि आप यहाँ पे जो सॉकेट्स हैं वो अलग अलग तरह के यूज कर सकते हैं, यानी जैसी आपको रिक्वायरमेंट है छोटा सॉकेट यूज कर सकते हैं, एसी चलानी है तो बड़ा सॉकेट यूज कर सकते हैं, तो इस तरह के ये भी एक एडवांटेज है इसमें। दूसरा ये कि करंट अगर मान लीजिए 1 एम्पियर की करंट आपके लैंप को यूज करनी है, तो अब जो मेन लाइव वायर से जो करंट इस तक पहुंचनी है वो 1 एम्पियर की जानी है, तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, देखिए ध्यान से। एक रास्ता ये है कि वो ऐसे जाएगी करंट, और दूसरा रास्ता ये वाला है, यानी ये ऐसे होते हुए इधर से यहां से ऐसे पहुंचेगी। तो 2 रास्ते होने की वजह से फायदा ये होता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब एक ही वायर से पूरी 1 एम्पियर की करंट नहीं आएगी, 0.5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी एक रास्ते से 0.5 आ रही, दूसरे रास्ते से 0.5 आ रही है। तो अब क्या हो रहा है कि वायर भी आपको अगर 1 एम्पियर की करंट लानी है तो आप पतले वायर यूज कर सकते हैं, यानी 1 एम्पियर के लिए पूरा आपको मोटा वायर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट बढ़ रही है, तो 2 पार्ट में 0.5 के थ्रू जा रही है। तो अगर आप एक पतला वायर भी यूज करेंगे जो कि 0.5 तक की करंट को झेल सकता है, तो वो काफी है, ठीक है। तो यहां से फायदा ये होता है कि करंट को मल्टीपल रास्ते मिल रहे हैं जाने के लिए, कम से कम 2 रास्ते मिल रहे हैं। तो 2 रास्ते मिलने की वजह से आप वहां पे आपकी जो वायरिंग है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। काफी चीप वायर आप खरीद सकते हैं, ठीक है। मोटे वायर महंगे मिलते हैं, आपको पता है, वो हाई करंट रेटिंग के बने होते हैं। तो अगर आपको हाई करंट रेटिंग नहीं चाहिए, आपका काम कम करंट रेटिंग वाली से चल रहा है आराम से, तो फिर आपकी कॉस्ट जो है काफी रिड्यूस हो जाती है। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है कि वो 2 रास्ते मिलते हैं तो उसका क्या फायदा। उसका फायदा यही कि आप पतले वायर यूज करेंगे, फिर आप अंदर जो रिंग सिस्टम में वायर लगाएंगे वो पतले लगाएंगे। बाहर से नो डाउट एक मोटा वायर आ रहा है जो जिसमें 30 एम्पियर का वो ये मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए वायर बनाया गया है जो 30 एम्पियर का आपका करंट यूज करेगा। 30 एम्पियर से आगे करंट एक्सीड करेगा तो वो फ्यूज उड़ जाएगा, उसके अंदर फ्यूज लगा होता है। लेकिन अंदर आपके कमरे के अंदर हर एक अप्लायंस को 30 एम्पियर की नहीं चाहिए करंट, यानी कमरे में तो टोटल करंट अगर आप काउंट करें तो वो 30 एम्पियर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो हर एक अप्लायंस को 30 से बहुत कम चाहिए, किसी को 5 एम्पियर, किसी को 2 एम्पियर चाहिए होगा, ठीक है, किसी को 1 एम्पियर चाहिए होगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वायरिंग में हमारा काफी कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा फायदा है इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए एडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, देखिए। तो वायरिंग चीपर हो जाती है रिंग सिस्टम में, ठीक है, ट्री सिस्टम के कंपैरिजन में। पहले ट्री सिस्टम यूज होता था, अब रिंग सिस्टम काफी यूज होने लगा है। सॉकेट्स और प्लग को सेम साइज का आप यूज कर सकते हैं रिंग सिस्टम में, ठीक है, जबकि ट्री सिस्टम में आपको अलग अलग साइज के यूज करने में मैंडेटरी होते थे। यहाँ पे आप एक ही साइज का यूज कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड है ईच अप्लायंस हैज अ सेपरेट फ्यूज रिंग सिस्टम। हाँ, इसमें हर एक अप्लायंस का अपना अलग फ्यूज सिस्टम होता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, सब में अलग अलग फ्यूज लगा हुआ है, ये देखिए इसमें अलग फ्यूज लगा हुआ है,
है, ठीक है, यहाँ पे अलग है। तो कोई भी अप्लायंस खराब होगा, उसमें कोई करंट एक्सीड कर जाती है पर्टिकुलरली, तो वो फ्यूज उड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बाकी अप्लायंसेस काम करते रहेंगे, ठीक है, पैरेलल सिस्टम की तरह काम करता है ये। क्लियर है? तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। Draw a label diagram with the necessary switch regulator to connect a bulb and a fan with the mains. In what arrangement are they connected to the mains? ठीक है, कह रहा है किस अरेंजमेंट में मेन से कनेक्टेड होंगे। चलिए देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, अभी हम लोगों ने देखा भी था कि बहुत मुश्किल है भाई, मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएं, लेकिन फिर भी आप पूरा रेडी होकर जाइए। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ये फिगर बनाना है कि सबसे पहले मेन फ्यूज बॉक्स होगा, ये देखिए आपके सामने बना हुआ है, उसके बाद फिर ये आप रिंग सिस्टम बनाएंगे और फिर वहां से अलग अलग लाइंस निकाल के, ठीक है, तो क्या क्या कनेक्ट करना था आपको, स्विच, रेगुलेटर, ठीक है, टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ फैन, ठीक है, दो चीजें बनानी थी आपको, एक फैन और एक बल्ब। तो हमने यहाँ पे देखिए लैंप आपके सामने बना हुआ है, ये सॉकेट आउटलेट है और ये आपका फैन है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते थे। अब किस में होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ये पैरेलल में होता है। पूछ रहा है सीरीज और पैरेलल किस में, तो पैरेलल में होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाउ शुड द सेवरल इलेक्ट्रिक लैंप्स बी कनेक्टेड विद द मेन्स सो दैट द स्विचिंग ऑन और ऑफ अ लैंप हैज नो इफेक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑफ अदर लैंप्स। देखिए आपको पता है कि सब पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए, ताकि एक का अगर एक कहीं ना कहीं डिसफंक्शन कर रहा है तो उसकी वजह से दूसरा दिक्कत ना करे, ठीक है। तो उनका हर एक का सेपरेट स्विच और सेपरेट फ्यूज कनेक्टेड होगा, तो लाइव वायर से। तो इस वजह से क्या होगा, अगर मान लीजिए एक खराब हो गया है या एक का फ्यूज उड़ गया है, तो उसकी वजह से किसी दूसरे लैंप पे, उसी बिल्डिंग में, उसी रूम में इनफैक्ट फर्क नहीं पड़ेगा। फिगर क्या दिखा रहा है हमें, shows 3 bulbs A, B and C each of rating 100 watt 220 volt connected to the mains of 220 volt. Answer the following question. क्या क्वेश्चन है, how is the bulb A connected with the mains? ठीक है, मेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, at what voltage, किस वोल्टेज पे ग्लो करेगा वो, वोल्टेज तो हमारा पता है हमें 220 वोल्ट, और कनेक्टेड किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, how are the bulb B and C connected? ठीक है, B and C के बारे में पूछ रहा है कि B and C कैसे कनेक्टेड है मेंस के साथ में। तो B एंड C दोनों मेंस के साथ में पैरेलल में ही कनेक्टेड हैं। देखिए दोनों मेंस के साथ तो ये दोनों पैरेलल में ही कनेक्टेड हैं, ठीक है। एट व्हाट वोल्टेज डज द बल्ब बी ग्लो? अब देखिए B जो होगा वो दोनों सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो ये 110 पे ग्लो करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन दोनों को कलेक्टिवली 220 वोल्ट मिलेगा, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। हाउ इज द, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज द ग्लो ऑफ बल्ब A एंड C अफेक्टेड इफ बल्ब B गेट्स फ्यूज्ड? अगर B फ्यूज हो जाता है तो A पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि A तो पैरेलल में है, लेकिन C जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ये भी रुक जाएगा क्योंकि सीरीज में है। डी बोल रहा है, हाउ इज द ग्लो ऑफ बल्ब B एंड C अफेक्टेड इफ बल्ब A गेट्स फ्यूज्ड? A फ्यूज हो जाए तो B पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं आंसर्स इसके। तो बल्ब A कनेक्टेड है पैरेलल के साथ में, बल्ब B एंड C सीरीज में कनेक्टेड है, अभी हमने देखा था। बल्ब B और C के बीच में आपका वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा 110। फिर बोल रहा था बल्ब B अगर फ्यूज हो जाए तो C ग्लो नहीं करेगा सीरीज की वजह से। और D में बोल रहा था अगर B C दोनों पे कोई असर पड़ेगा क्या, अगर A फ्यूज हो जाए तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two sets A and B each of 4 bulbs are glowing in 2 separate rooms, ठीक है। When one of the bulbs in set A is fused, the other 3 bulbs also cease to glow. देखिए ध्यान से, A बंद हो जाता है तो बाकी तीनों भी बंद हो जाते हैं। But in set B, एक पहले सेट की बात हो रही है, but in set B, when one bulb fuses, the other bulbs continue to glow. तो explain the difference in the two sets. पहले सेट में सीरीज में लगे हुए हैं, इसीलिए एक फ्यूज हुआ तो बाकी सब फ्यूज हो गए, और दूसरा पैरेलल में लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ अरेंजमेंट इज प्रीफर्ड इन हाउसिंग सर्किट एंड वाई? हमारे घर में कौन सा हम प्रेफर करते हैं, पैरेलल करते हैं, ताकि एक फ्यूज हो जाए तो दूसरे पे असर ना पड़े, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा पैरेलल में ये भी कि वोल्टेज आपका डिवाइड नहीं होता है, सबको सेम वोल्टेज मिलता है, ठीक है। रेजिस्टेंस काफी कम रहती है, तो काफी फायदे हैं पैरेलल में। चलिए एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज अ फ्यूज? फ्यूज क्या होता है? नेम द मटेरियल ऑफ फ्यूज, स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर द फ्यूज। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है, हम सभी जानते हैं, ठीक है, जो कि एक सेफ लिमिट तक की करंट को ही परमिट करता है जाने के लिए, और अगर करंट उससे एक्सीड करती है तो वो क्या करता है, वो फ्यूज ब्लो हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो बना किसका होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये बना होता है अलॉय और टिन, अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ठीक है।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है मटेरियल की, वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपॉर्टेंट है कि मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब उड़ने की जरूरत आए तो उड़ जाए। वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तब तो वो उड़ेगा ही नहीं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन कितनी ज्यादा, जो हमारे कनेक्टिंग वायर हैं बस उनसे ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि करंट को भी पास होने देना है उसको। तो हमारे जो कनेक्टिंग वायर होते हैं, हमारे घर में जो वायरिंग हुई होती है जिन वायर्स की, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, इनसे ज्यादा होती है रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है। ये कीवर्ड्स अगर आप मेंशन करते हुए चलते हैं जब आंसर राइटिंग होती है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स को देखकर ही एग्जामिनर मार्क्स देता चला जाता है, ठीक है, तो कीवर्ड्स का ध्यान रखिए। जो चीज पूछी जा रही है उससे रिलेटेड आपने कीवर्ड टू द पॉइंट लिखे हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट्स फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। फ्यूज है, ठीक है। ऑन व्हाट इफेक्ट ऑफ करंट डज इट वर्क। हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, हीट करेगा तो ब्लो कर जाएगा, ठीक है, ज्यादा करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं हम, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होंगे, वो हीट करेगा तो उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ फ्यूज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर ऑफ हाई। हाँ, अब क्या रखते हैं हम, हाई रखते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हाई रखते हैं, और लो क्या होता है, ठीक है, मटेरियल लो, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट। अगला पूछ रहा है, अ फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ लेड, सबसे पहले लेड और टिन। If the current in a circuit exceeds the current rating, अगर वो current rating को exceed कर जाती है तो क्या होगा, the fuse wire, current rating of the fuse wire, it blows, ठीक है, blow कर जाएगा। A fuse is connected in with the wire। हाँ, fuse किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है सबसे पहली चीज, और किस वायर के साथ कनेक्ट होता है, लाइव वायर के साथ कनेक्ट होता है। फिर बोल रहा है हायर द करंट रेटिंग। अब देखिए, फ्यूज वायर की रेटिंग भी हायर होगी, ठीक है, वो सॉरी थिकर होगा। अगर करंट रेटिंग ज्यादा है तो फ्यूज वायर कैसा होगा आपका, मोटा होगा। ध्यान रखिएगा, फ्यूज वायर की लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है, फ्यूज वायर की थिकनेस से मतलब होता है। फ्यूज वायर फिर आपको मोटा लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसकी रेजिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी, तो थिकर। लाइव वायर इज ऑल्सो कॉल्ड, लाइव वायर को हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में फेज वायर भी बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं फेज नहीं आ रहा, ये फेज नहीं आ रहा, सुना होगा आपने। चलिए आंसर देख भी लेते हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर, क्लियर है, ठीक है। फ्यूज वायर ब्लो ऑफ भी लिख सकते हैं, मेल्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेल्ट्स भी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is the fuse wire fitted in a porcelain casing? पोरिसिलिन केसिंग इंसुलेटर होता है, इसलिए, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि उसके बाहर वो किसी भी तरह का कोई शॉक लग सके किसी के टच करने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हाउ इज अ फ्यूज पुट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, स्टेट द पर्पस ऑफ यूजिंग अ फ्यूज इन अ सर्किट। देखिए, सर्किट में हम फ्यूज क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और उसको किस में रखा जाता है, पोरिसिलिन में रखा जाता है, इंसुलेटर होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए आपका T1 T2 ये दो बने हुए हैं, ये एक मेटेलिक यहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं दो, और ये होल्डर आपको दिख रहा है, पोरिसिलिन का होल्डर है, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए क्या बनाया गया, एक लाइव वायर में आपका ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, और ये फ्यूज वायर है जहाँ पे आपका फ्यूज वायर बना हुआ है, जो कि हम लेड और टिन के एलॉय का यूज करते हैं। तो अगर आप फ्यूज को सेफगार्ड करना चाहते हैं एक्सेसिव करंट से, तो फ्यूज को हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। Describe with the aid of a diagram some form of fuse which is used in a electrical lighting circuit of a house. Give 2 reasons why a fuse must not be placed by an ordinary copper wire. देखिए बहुत आसान है, कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट आप सब जानते हैं कि कॉपर वायर में एक तो रेजिस्टेंस सबसे कम होती है, ठीक है, दूसरा कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। कॉपर वायर रेजिस्टिविटी काफी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट हाई, दोनों ही अपोजिट पॉइंट हो गए, यानी जल्दी मेल्ट नहीं होगा और रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट ही नहीं हो पाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो फ्यूज को हम इस वजह से कॉपर वायर का यूज नहीं करते हैं। बाकी फ्यूज का अरेंजमेंट क्या है, ये भी हमने पीछे भी देखा, ठीक है।
फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर ऑफ द सर्किट, एक्सप्लेन द रीजन। लाइव वायर में हम क्यों यूज करते हैं? देखिए, अगर हम लाइव वायर में यूज नहीं करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर हम न्यूट्रल वायर में यूज करेंगे, मान लीजिए ये आपका ग्रीन से जो बना है न्यूट्रल वायर है और ये रेड वाला लाइव वायर है, और यहाँ पे ये आपका अप्लायंस लगा हुआ है कोई, ये मान लेते हैं ये आपका कोई अप्लायंस है। अब लाइव वायर है, अगर आप फ्यूज को न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करते हैं, सपोज करिए यहाँ पे आप फ्यूज को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने कनेक्ट किया, अब फ्यूज उड़ गया, लेकिन जो अप्लायंस है उसके अंदर जो करंट है वो तो अभी भी जा रही होगी भाई, इस लाइव वायर से तो अभी भी कनेक्टेड है, तो अभी भी करंट इसके अंदर जा रही होगी, ठीक है, अभी भी करंट इसके अंदर जा रही होगी, जो कि शॉक लग सकता है, आप कभी भी उसको छू सकते हैं तो शॉक लगेगा, तो वो यहाँ पे सर्किट तो ब्रेक कर देगा, लेकिन करंट अप्लायंस तक तो पहुंच रही है, इसके अंदर नहीं जा रही होगी, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया है, लेकिन उससे पहले तक तो आ रही होगी भाई, ये यहाँ तक जाकर यहाँ तक तो करंट आ ही रही है, तो ये अप्लायंस तक करंट फिर भी जाती रहेगी, और अगर आप उसको छूते हैं तो आपको शॉक लग सकता है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है कि आप न्यूट्रल वायर में फ्यूज वायर लगाते हैं तो करंट मेन आ रही है लाइव वायर से, न्यूट्रल वायर तो करंट को वापस भेजने के लिए है, ठीक है। हाउ डज द थिकनेस एंड लेंथ ऑफ अ फ्यूज वायर डिपेंड ऑन इट्स करंट रेटिंग? देखिए, थिकनेस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना करंट रेटिंग ज्यादा होगी वायर मोटा होता चला जाएगा, लेकिन लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ कम ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेंथ से इंडिपेंडेंट है। टू फ्यूज वायर्स आर रेटेड 5 एम्पियर 20 एम्पियर, कौन सा थिकर होगा? जिसकी रेटिंग ज्यादा वो थिकर होगा, 20 एम्पियर वाला थिकर होगा, लॉन्गर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो लेंथ लंबी छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट द करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इज 5 एम्पियर। देखिए, 5 एम्पियर रेटिंग का मतलब ये है कि अगर करंट 5 एम्पियर से ज्यादा की करंट उसमें से पास होने की कोशिश करेगी तो वो इट विल जस्ट ब्लो ऑफ, ठीक है, वो मेल्ट कर जाएगा, उड़ जाएगा। A fuse is rated 8 ampere. Can it be used with an electrical appliance of rating 5 kilowatt 200 वोल्ट? अब यहाँ पे देखना पड़ेगा सेफ लिमिट क्या है करंट की, तो करंट की सेफ लिमिट फॉर्मूला आप सब जानते हैं, P = VI। अब आपको दे क्या रखा है, पावर दे रखी है 5 किलोवाट, और ये दे रखा है आपको वॉट में चेंज कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए उसके वोल्टेज से, तो आपको पता चलेगा। तो ये देखिए, ये आ रही है 25 एम्पियर करंट। अब देखिए 25 एम्पियर की करंट है और फ्यूज आप 8 एम्पियर का यूज करेंगे, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, करंट पहुंचेगी ही नहीं, ठीक है, तो ये फ्यूज आप यूज नहीं कर सकते। An electrical kettle is rated 3 kilowatt 250 volt. Give reason whether this kettle can be used with in a circuit which contains fuse of current। अब देखिए 13 एम्पियर के फ्यूज क्या इसमें यूज कर सकते हैं हम, तो वही आपको करंट निकालनी पड़ेगी, तो P = VI फॉर्मूले से, तो करंट आ जाएगी आपकी 3000 डिवाइडेड बाई 250, तो यहाँ से ये आ रहा है आपका 25 1 25 2 तो करंट आ रही है 12 एम्पियर। हाँ, यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, 12 एम्पियर सेफ लिमिट है, और 13 एम्पियर का फ्यूज यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्विच इन अ सर्किट? देखिए, स्विच का पर्पस क्या होता है? स्विच का पर्पस यही कि जब आप चाहें तो स्विच उसको बंद कर सकते हैं, जब आप यूज में नहीं है तो आप बंद कर दीजिए, और तुरंत लाइव वायर में ही हम उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लाइव वायर में इसलिए कि लाइव वायर तुरंत लाइव वायर से ही करंट आ रही है तो फौरन करंट वहां पे कट ऑफ हो जाएगी। अगला पूछ रहा है, व्हाट प्रिकॉशन डू यू टेक व्हाइल हैंडलिंग अ स्विच? अब देखिए, स्विच को न्यूट्रल वायर में हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूट्रल वायर में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, करंट फिर भी कहीं ना कहीं अप्लायंस तक पहुंचती रहेगी और उससे कोई फायदा नहीं होगा, अप्लायंस को छूने पर भी आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। तो करंट अप्लायंस में फ्लो ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम लाइव वायर में स्विच को कनेक्ट करें, ठीक है। Switch is not touched with wet hands while putting it on or off. Give a reason। भाई ये अगर आप वेट हैंड से करेंगे तो सर्किट कंप्लीट कर देगा, ठीक है, यानी बाहर एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वाटर पुअर कंडक्टर नहीं है, ठीक है। तो जब आप कनेक्ट करते हैं, छूते हैं, तो क्या होता है, एक आउटसाइड एक सर्किट बन जाएगा, तो उसको पैसेज का रास्ता मिल जाएगा, तो वहां पे फिर आपको शॉक लग सकता है। फिर बोल रहा है, नेम द वायर टू विच अ स्विच इज कनेक्टेड, ठीक है, स्विच आपका लाइव वायर से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि हम स्विच को क्यों हमें वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए। इट इज डेंजरस टू कनेक्ट द स्विच इन द न्यूट्रल वायर, एक्सप्लेन योर आंसर। न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करना क्यों डेंजरस है, अभी हमने आपको बताया, न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करेंगे, स्विच बंद भी कर देंगे, तब भी आपकी अप्लायंस तक करंट जाती रहेगी, ठीक है, और अप्लायंस में को छूने पर लोगों को शॉक लग सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूजिंग द डुअल कंट्रोल स्विच टू द, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसको भी छोड़ते हैं, हम लोग अभी स्टिक टू रिड्यूस सिलेबस हैं, ठीक है, हम वी आर स्ट्रिक्टली स्टिक टू रिड्यूस सिलेबस, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं, तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय द टर्मिनल्स ऑफ 3-वे पिन प्लग, ड्रॉ अ डायग्राम एंड नेम द पिन्स। देखिए 3 है, एक तो अर्थिंग वाला है सबसे बड़ा, ठीक है, और अर्थिंग वाले को हम देखिए यहाँ पे भी चीज समझिए कि हम इसको मोटा क्यों बना रहे हैं। सबसे पहली चीज, मोटा इसलिए बना रहे हैं कि ये किसी और उसमें ना चला जाए, यानी लाइव और आपके न्यूट्रल में ना चला जाए। दूसरा, लंबा इसलिए बना रहे हैं कि ये पहले कनेक्ट हो जाए जाके, ताकि अगर मान लीजिए जिस अप्लायंस को भी आप लगा रहे हैं उसमें कुछ एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है तो वो इस सॉकेट के थ्रू अर्थ में चला जाए, ठीक है, तो हम सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए इसको लगा रहे हैं कि पहले इसको कनेक्शन मिल जाए। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान, और इनको इतना स्पेसिंग करके इसलिए भी रखा जाता है कि अच्छे से ये सॉकेट में फिक्स हो पाए, स्प्रिंग को यूज करते हुए स्प्रिंग सिस्टम को, तो ये अच्छे से एडजस्ट हो सकें और वहां पे फिट हो सकें। वाई इज टॉप पिन थिकर, वही हमने आपको बताया, थिकर इसीलिए होता है किसी और में ना चला जाए वो, ठीक है। और स्प्लिटेड क्यों है एंड्स पे? स्प्लिटेड इसीलिए है, यानी यहाँ पे देखिए ये जो स्प्लिट पूछ रहा है ये क्यों स्प्लिटेड है, तो ये स्प्रिंग सिस्टम की वजह से स्प्लिटेड होते हैं, जब अंदर जाएगा तो अच्छे से फिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ 3 पिन सॉकेट। देखिए इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में, तो इसको ऐसे ही बनाइएगा, बहुत आसान है, ठीक है। और सबका नाम लिखिए, ई अर्थ पिन है, एन न्यूट्रल पिन है और एल आपका लाइव वायर पिन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डायग्राम इन फिगर शोज अ 3 पिन सॉकेट मार्क्ड 1 2 3। बोल रहा है आइडेंटिफाई द लाइव वायर। लाइव वायर आपका ये थर्ड वाला लाइव वायर है, ये आपका न्यूट्रल वायर है, ये आपका अर्थ वायर है, ठीक है। टू विच पार्ट ऑफ द अप्लायंस इज द टर्मिनल 1 इज कनेक्टेड, 1 अर्थ वायर पे कनेक्टेड है। टू विच वायर ज्वाइंट 2 और 3 इज द फ्यूज कनेक्टेड, फ्यूज आपका हमेशा आपका लाइव वायर पे कनेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लोकल अर्थिंग, एक्सप्लेन हाउ इट इज डन, ठीक है। लोकल अर्थिंग, हाँ चलिए हम दिखाते हैं आपको अर्थिंग कैसे की जाती है। ये देखिए एक वीडियो है, इसको अच्छे से देखिए ध्यान से। देखिए एक गहरा सा गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है। गड्ढा खोदने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक हम पाइप, इस तरह का मेटल का पाइप लगाया जाता है, ठीक है। अब इस मेटल के पाइप के थ्रू करंट को नीचे जाना है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आसपास की जो आपकी जमीन है, जो अर्थ है, वहां पे करंट किसी तरह से फैले। तो यहाँ पे देखिए इसको इंश्योर करने के लिए हम सराउंडिंग में आपका बहुत सारा नमक और आपका जो कोल है इसके मिक्सचर को डाला जाता है। ये देखिए नमक तो अंदर भी डाला जा रहा है, ठीक है, ये दोनों का ही मिक्सचर डाला जाता है, कोल का और नमक के मिक्सचर को डाला जा रहा है। ये बिल्डिंग बनने से पहले ये इस तरह की अर्थिंग बनाई जाती है और फिर अर्थ वायर को इसी मेटल से कनेक्ट किया जाता है। इसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया जाएगा, ठीक है, होल्डर लगाकर। ये देखिए इस तरह से कोल इसमें डाला जा रहा है, कोल और नमक का मिक्सचर हम लोग डालते हैं इसके अंदर। और इस तरह से ये पूरा जो आपका गड्ढा था इसको पूरी तरह से ऊपर से भर दिया जाता है। इसके बाद पानी भी डाला जाता है इसमें, ताकि ये अच्छे से पूरी तरह से ये हम देखने के लिए कि ये मिक्सचर बैठ गया है अंदर या नहीं, ठीक है। तो दिस इज हाउ द लोकल अर्थिंग इज डन। ये देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर कैप लगा दिया गया है, और जो कैप में आप होल देख रहे हैं यहाँ पे इन्हीं होल्स में आपका जो वायर है वो कनेक्ट किया जाएगा, अर्थ वायर जो है आपका, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपकी जो अर्थिंग है वो की जाती है। आसपास एरिया में भी करंट ना फैले उसके लिए हमने पूरा इंसुलेशन का भी इंतजाम करके रखा हुआ है इसमें। तो इस तरह से ये पूरी अर्थिंग है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कैसे हम 2-3 मीटर गहरा गड्ढा करते हैं और फिर एक थिक प्लेट कॉपर की जिसकी डायमेंशन 50x50 है उसको वेल्ड करके एट द लोअर एंड ऑफ द कॉपर रॉड, जो कॉपर रॉड आपने देखा है उसको हम इनसाइड द ग्राउंड अंदर, बहुत अंदर दफना देते हैं, ठीक है। प्लेट को हम मिक्सचर ऑफ चारकोल और सॉल्ट से क्या कर देते हैं, सराउंड कर देते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से भर देते हैं अंदर, तो ताकि हम अच्छा कॉन्टैक्ट बना सकें प्लेट और अर्थ के बीच में, ठीक है। वाटर
उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है, टाइम टू टाइम डालते रहते हैं हम लोग ताकि वो ग्राउंड में मतलब वो डैम्पिंग जो है वो अच्छे से जितना बैठना है उसको बैठ जाए वो। ये एक कंडक्टिंग लेयर का भी काम करता है बिटवीन प्लेट एंड द ग्राउंड, ठीक है। अपर एंड ऑफ द कॉपर रॉड उसको ज्वाइन कर दिया जाता है अर्थ कनेक्शन से, और जो वहां से वायर को मीटर किलोवाट आवर का जो मीटर आपका लगा हुआ है वो मीटर से ज्वाइन कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, टू विच वायर इज द मेटेलिक केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्टेड, गिव द रीजन। देखिए मेटेलिक केस किसी भी अप्लायंस का हमेशा अर्थ वायर से कनेक्ट किया जाता है। रीजन क्या है, अर्थ वायर से इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि मान लीजिए अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई इंसुलेशन हट गया है लाइव वायर का, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया है जिसकी वजह से लाइव वायर आपका मेटेलिक केस के कॉन्टैक्ट में आ गया है। अब लाइव वायर का सारा पोटेंशियल मेटेलिक केस पे आ जाएगा। अब कोई भी इंसान जब उसको छुएगा तो वो लो पोटेंशियल है और मेटेलिक केस के ऊपर बहुत ज्यादा पोटेंशियल आ चुका है, तो हाई टू लो करंट फ्लो करेगी, शॉक लगेगा। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मेटेलिक केस को लाइव वायर से लगातार कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि जैसे ही अगर उस पर मान लीजिए किसी भी वजह से लाइव वायर का पोटेंशियल आ गया तो वो सारा पोटेंशियल आपका किसमें, अर्थ वायर के थ्रू होता हुआ चला जाएगा आपका अर्थ में, और साइमल्टेनियसली उधर जब इतना एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा तो उधर फ्यूज उड़ जाएगा ताकि लाइव वायर से कनेक्शन भी टूट जाए। यानी ऐसा ना हो कि लाइव वायर से लगातार आपके जो अप्लायंस है उस पर पोटेंशियल आता चला जा रहा है और वो अर्थ में जा रहा है, तब तो खत्म ही नहीं होगा, आप छुएंगे तो आपको लगेगा। तो वो फ्यूज का भी उड़ना बहुत जरूरी है साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसलिए हम जो मेटेलिक कोई भी अप्लायंस का जो केस होता है, मेटेलिक केस होता है, वो अर्थ वायर से कनेक्ट रखते हैं। अर्थ वायर का काम ही यही है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को वो सेफ पैसेज प्रोवाइड कराए और वो हमारे अर्थ के अंदर चला जाए ताकि हम शॉक से बच सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। हम देख भी चुके हैं कि कैसे अर्थिंग होती है, ठीक है। हाँ, फॉर अर्थिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस वन हैज टू रिमूव द पेंट फ्रॉम द मेटल बॉडी ऑफ द अप्लायंस वेयर द इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट इज मेड। आसान है, पेंट को क्यों रिमूव करना पड़ता है, पेंट एक इंसुलेशन का काम करता है, पेंट को आप हटाएंगे तभी वो फिर वो प्रॉपर कंडक्शन हो पाएगा वहां पे, तो इसलिए पेंट को हटाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द कलर कोड फॉर द इंसुलेशन ऑन लाइव वायर। लाइव के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं, न्यूट्रल के लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं, और आपका न्यूट्रल के लिए यहाँ पे लाइट ब्लू है, सॉरी ग्रीन हम यूज करते हैं अर्थिंग के लिए, ठीक है, और लाइट ब्लू कलर यूज किया जाता है न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो यही कलर कोडिंग आपको याद रखनी है, एग्जाम में यही लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेम द कलर कोड ऑफ द वायर विच इज कनेक्टेड टू मेटेलिक बॉडी। मेटेलिक बॉडी में आपका अर्थ वाला कनेक्ट होता है और अर्थ के लिए हम ग्रीन या येलो यूज करते हैं। स्विच फॉर द स्विच किससे कनेक्ट होता है, लाइव वायर से, तो लाइव वायर रेड है, ठीक है। हाउ डज द कलर कोड ऑफ वायर इन अ केबल हेल्प इन हाउस वायरिंग। देखिए हाउस वायरिंग में कैसे हेल्प करता है, फ्यूज सॉकेट सबको प्रॉपर कनेक्ट करना है तो वो कलर से ही पहचानते हैं। मतलब या तो कोई और तरीका होगा, मशीन लगा के बार बार चेक करना पड़ेगा सीरीज से, ठीक है, या टेस्टर से चेक करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम कलर कोडिंग के थ्रू आसानी से हम जब सॉकेट्स लगा रहे होते हैं, स्विच में कनेक्शन दे रहे होते हैं, तो उसमें आसानी होती है काफी, जो वायरिंग कर रहा होता है उसको। अ पावर सर्किट यूजेस अ केबल हैविंग 3 डिफरेंट वायर्स। तीनों केबल के नाम बताइए, लाइव, न्यूट्रल, अर्थिंग। बिटवीन विच ऑफ द 2 वायर्स शुड द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक गीजर बी कनेक्टेड। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट जो है वो किसके बीच कनेक्ट होना चाहिए, वो लाइव और न्यूट्रल के बीच कनेक्ट होना चाहिए। फिर है टू विच वायर शुड द मेटल केस ऑफ द गीजर बी कनेक्टेड। मेटल केस गीजर का या किसी भी अप्लायंस का हमेशा अर्थ वायर से कनेक्ट होना चाहिए। टू विच वायर शुड द स्विच एंड फ्यूज बी कनेक्टेड। देखिए स्विच और फ्यूज ये दोनों लाइव वायर से कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 circumstances when one may get an electric shock from an electric gadget. What preventive measures must be provided with the gadget to avoid it? ठीक है, कौन से preventive measures हैं? देखिए इलेक्ट्रिक शॉक may be caused from an electric gadget in the following 2 cases. पहला कौन सा है, अगर फ्यूज को न्यूट्रल वायर में आपने लगा दिया तो फिर अब कुछ डिफेक्ट हुआ, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगी, फ्यूज तो बर्न हो जाएगा, सिंपल है, लेकिन अप्लायंस विल स्टिल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द लाइव वायर ड्यू टू which a high potential will be maintained at the appliance. तो जैसे ही आप छूते हैं उसको, ठीक है, आप लो पोटेंशियल पे हैं तो वो करंट आपके में फ्लो करेगी, शॉक लगेगा। दूसरा ये कि लाइव वायर किसी भी फॉल्टी अप्लायंस का अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए मेटेलिक केस के, ठीक है, मान लेते हैं इंसुलेशन हट गया, जैसे भी हमने आपको बताया था लगातार यूज करने की वजह से, तो अप्लायंस के ऊपर हाई पोटेंशियल आ जाएगा। अब कोई पर्सन अगर अप्लायंस को टच करेगा तो उसको एक फैटल शॉक लग सकता है, ठीक है, तो करंट उसकी बॉडी से फ्लो करेगी अर्थ तक, ठीक है। तो प्रिवेंटिव
मेजर उसका क्या है, प्रॉपर अर्थिंग। अर्थिंग इसलिए जरूरी हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव एन अर्थ वायर इंस्टॉल्ड इन अ पावर सर्किट बट नॉट इन अ लाइटिंग सर्किट। देखिए ध्यान से, इट इज नेसेसरी टू हैव एन अर्थ वायर इंस्टॉल्ड इन अ पावर सर्किट बिकॉज पावर सर्किट कैरीज हाई पावर, ठीक है, और कॉस्टली डिवाइस होती है। इट कैन डैमेज द डिवाइस इफ देयर इज सम अनवांटेड पावर सिग्नल्स इन द वायर, ठीक है, कोई अनवांटेड पावर सिग्नल्स आ गए तो डैमेज भी कर सकती है। तो इस इफेक्ट को रिड्यूस करने की वजह से हम आपका जो अर्थ वायर है उसको एक पावर सर्किट में इंस्टॉल करते हैं, किसी लाइटिंग सर्किट में इंस्टॉल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो हाउस होल्ड आपका जो चैप्टर है हाउस होल्ड सर्किट, उसमें जितने क्वेश्चन सेलिना में दिए हुए थे वो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो को देखिए आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम एक PYQ के ऊपर भी 1 शॉट वीडियो लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी ही, ठीक है, कि आप इन वीडियोज़ को देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है, खुद से लिखने की जो हमारी आदत छूट चुकी है वो ज़रूर करना है। 1-2 क्वेश्चन भी अगर इस चैप्टर से आते हैं तो वो आपके छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू so much for watching.